Hello students, today we will discuss agricultural statics and industrial statics। तो आज हम कृषि समंक और औद्योगिक समंक को डिस्कस करेंगे। पहले हम समझते हैं कृषि समंक एग्रीकल्चर स्टैटिक्स क्या होता है। देखिए, कृषि अर्थव्यवस्था से संबंधित सूचनाओं को जब हम अंकों में प्रदर्शित करते हैं तब वे कृषि समंक कहलाते हैं। और व्यापक अर्थ में उन सभी क्रियाओं की सूचना को जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से ही संबंधित हों, जैसे किसी भूभाग का प्रयोग, उपज की मात्रा, बोई गई वस्तु का विवरण, पशुधन, मत्स्य एवं वन आदि कृषि समंकों में ही शामिल करते हैं। और अमेरिका के कृषि विभाग ने कृषि समंकों को इसी अर्थ में डिफाइन किया है। भारत में कृषि संगणना कृषि समंकों के संकलन की एक विस्तृत व्यवस्था का एक भाग है और ये देश में परिचालन जूतों के विविध महत्वपूर्ण पहलुओं के संबंध में स्टैटिस्टिकल फैक्ट को प्राप्त करने और कलेक्ट करने की एक हाई लेवल स्टैटिस्टिकल वर्क है। सामयिक आधार पर की जाने वाली कृषि संगणना परिचालन जूतों की आधारभूत विशेषताएं जैसे भूमि का प्रयोग, फसल प्रारूप, पट्टे की शर्तें आदि के संबंध में सूचनाओं का प्रमुख स्रोत है। कृषि संगणना को 3 स्टेप में पूरा किया जाता है जो सांख्यिकीय रूप से एक दूसरे से संबंधित होते हैं, लेकिन हर स्टेप में कृषि समंकों के अलग अलग पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है। फर्स्ट स्टेप में डिफरेंट टाइप के जो कैटेगरी है या लिंग है, जोतों के प्रकार हैं, भूस्वामियों के सामाजिक समूह के अनुसार परिचालन जोतों की संख्या और क्षेत्रफल के संबंध में डेटा कलेक्ट किए जाते हैं। सेकंड स्टेप में चुने हुए गांव से जोतों की कृषिगत विशेषताओं के विस्तृत समंक कलेक्ट किए जाते हैं और अलग अलग प्रशासनिक लेवल पर उसको एस्टिमेट किया जाता है। और तीसरी स्टेप में चुने हुए गांव के चुने हुए जोतों के आगत प्रयोग और प्रारूप के बारे में समंक इकट्ठे किए जाते हैं और डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पर विभिन्न प्रचालों के मूल्य का अनुमान लगाया जाता है। बात करते हैं टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चरल स्टैटिक्स, कृषि समंक के प्रकार। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य कृषि संगठन FAO के अकॉर्डिंग कृषि समंकों को सुविधा अनुसार 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। बेसिक एग्रीकल्चरल स्टैटिक्स, मूलभूत कृषि समंक, एग्रीकल्चरल स्टैटिक्स प्रॉपर, कृषि समंक विशेष, एग्रीकल्चरल स्टैटिक्स इन द वाइडर सेंस। विस्तृत अर्थ में कृषि समंक। मूलभूत समंक ऐसे समंक होते हैं जिनका संबंध कृषि जोतों के आकार, भू व्यवस्था, भू उपयोग और कृषि यंत्रों आदि से होता है। ये बेसिक एग्रीकल्चर स्टैटिक्स डेटा कहलाते हैं। और दूसरे टाइप के एग्रीकल्चर स्टैटिक्स प्रॉपर, ये इस टाइप के समंकों में हम एरिया या जो कृषि की उपज है, पशुधन संबंधी समंकों को शामिल करते हैं। जो वाइडर सेंस में आता है उसमें हम कृषि समंकों के अंतर्गत कृषि उपज, पशुधन, उपज का व्यापार, मूल्य, भू राजस्व, कृषि मजदूरी, वन संपत्ति, मत्स्य पालन आदि के समंक को रखते हैं। भारत में उपलब्ध महत्वपूर्ण समंकों को 3 हेडिंग में रखा जा सकता है, जैसे लैंड यूटिलाइजेशन स्टैटिक्स, एरिया स्टैटिक्स, क्रॉप एस्टिमेट्स, स्टैटिक्स ऑफ प्रॉपर आउटपुट, अदर एग्रीकल्चरल स्टैटिक्स। लैंड यूटिलाइजेशन स्टैटिक्स का अर्थ उन समंकों से है जो ये स्पष्ट करते हैं कि देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र, मतलब जो ज्योग्राफिकल एरिया है, वो किन किन प्रयोगों और कितनी कितनी मात्रा में बटा हुआ है। देश में भू प्रयोग के समंक सबसे पहले 1884 में कलेक्ट किए गए थे। एरिया स्टैटिक्स मतलब कृषि समंकों के अंतर्गत एरिया स्टैटिक्स से आशा उन समंकों से है जो कृषि कार्य में प्रयुक्त क्षेत्रफल और उस क्षेत्रफल की विभिन्न प्रकार की फसलों के प्रयोग को दर्शाते हैं। देश में इस प्रकार के समंकों को 2 टाइप से कलेक्ट किया जाता है, जैसे ऑफिशियल सीरीज और दूसरा होता है NSS सीरीज।
ऑफिशियल सीरीज़ के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की फसलों में प्रयोग होने वाली भूमि के संबंध में विस्तृत समंक कलेक्ट किए जाते हैं और ये कार्य सरकारी स्तर पर नियमित रूप से किया जाता है। कृषि फसलों में कुल क्षेत्रफल को फूड ग्रेन्स और जो फूड ग्रेन्स नहीं होते उसमें डिवाइड कर लेते हैं। फूड ग्रेन्स के अंतर्गत जो भी खाद्यान्न हैं जैसे दालें, गन्ना, मसाले, फल आदि को शामिल करते हैं और अखाद्य में जैसे तिलहन है, कपास है, इनको शामिल करते हैं। डेटा कलेक्शन की दृष्टि से देश को भूमि विस्तार के आधार पर दो भागों में बांट सकते हैं, टेम्परेली सेटल्ड एरिया और परमानेंट सेटल्ड एरिया। टेम्परेली सेटल्ड एरिया में ऐसे क्षेत्र होते हैं जिनमें भू राजस्व का निर्धारण अस्थायी रूप से होता है। इन क्षेत्रों में डेटा कलेक्ट करने वाला प्राथमिक प्रतिवेदन अधिकारी लेखपाल या पटवारी होता है और इसके साथ सूचनाओं की दृष्टि से दो रजिस्टर रखे जाते हैं जिसमें हम जिसे खसरा और खतौनी कहते हैं। परमानेंट सेटल एरिया में वो क्षेत्र होते हैं जिनमें भू राजस्व स्थायी रूप से निर्धारित कर दिया गया है। ऐसे क्षेत्रों में पटवारी या सरकारी कर्मचारी नहीं रहता जो क्षेत्रफल के संबंध में सूचनाएं इकट्ठा करता रहे। इन क्षेत्रों में राजस्व विभाग के अधिकारियों को सूचनाओं की प्राप्ति के लिए पुलिस अधिकारियों का सहयोग लेना पड़ता है। पुलिस के अधिकारी गांव के मुखिया या चौकीदार की सहायता से डेटा कलेक्ट करके एडीएम को भेज देते हैं और एडीएम उन समंकों को अनुभव के आधार पर संशोधित करके जिलाधिकारी को भेज देता है और वहाँ से ये समंक प्रदेश के कृषि निदेशक को भेज दिए जाते हैं। एनएसएस सीरीज राष्ट्रीय न्यायाधीश सर्वेक्षण श्रृंखला। देखिए, राष्ट्रीय न्यायाधीश सर्वेक्षण द्वारा की जाने वाले सर्वेक्षण के विभिन्न चक्रों में भी क्षेत्रफल समंक इकट्ठे किए जाते हैं और इस समंक न्यायाधीश पद्धति पर आधारित होते हैं और इस कारण सरकारी श्रृंखला के समंकों और इन समंकों में अंतर पाया जाता है। अब बात करते हैं क्रॉप एस्टिमेशन, फसल अनुमान। तो देखिए, क्रॉप एस्टिमेशन के कार्य को स्टार्टिंग में क्रॉप फॉरकास्ट के रूप में किया जाता था। क्रॉप एस्टिमेट का मतलब फसल होने से पहले उसके संभावित आकार और मात्रा के संबंध में पूर्व सूचना प्रदान करना है। देश में सबसे पहले 1884 में गेहूं के संबंध में पूर्व अनुमान लगाए गए थे और बाद में कपास, पटसन, तिलहन और चावल आदि के पूर्व अनुमान भी किए जाने लगे। वर्तमान में 38 फसलों के संबंध में 82 अनुमान लगाए जाते हैं जिसमें खाद्यान्न में गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा आदि को शामिल करते हैं। दालों में चना, अरहर, मूंग, उड़द, तिलहन में तिल, मूंगफली, अलसी, सरसों आदि को शामिल करते हैं। रेशे में कपास, पटसन, मेस्टा, बगान में चाय, कॉफ़ी, रबर, नारियल और अदर भी हैं जैसे गन्ना, आलू, केला, मिर्च। तो फसलों से संबंधित इन सभी अनुमान जो हैं उनको वार्षिक जो मैगज़ीन है उसमें पब्लिश किए जाते हैं। अधिकांश फसलों की दशा में 3 अनुमान लगाए जाते हैं, यद्यपि कुछ फसलों का केवल 1 या कुछ फसलों के 5 अनुमान लगाए जाते हैं। पहला अनुमान फसल बोने के 1 महीने बाद और दूसरा अनुमान जो होता है वो पहले अनुमान के 2 महीने बाद और जो लास्ट अनुमान होगा वो फसल कटाई के कुछ सप्ताह पहले लगाया जाता है। अब बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स ऑफ क्रॉप आउटपुट, उपज समंक। उपज समंकों के द्वारा देश में विभिन्न फसलों के अंतर्गत होने वाली वास्तविक उपज की जानकारी प्राप्त की जाती है और ये जानकारी देश में कृषि नियोजन, खाद्यान्न की स्थिति और उपजों के आंतरिक एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी होती है। क्षेत्रफल समंकों की तरह उपज समंक भी 2 सीरीज़ में कलेक्ट किए जाते हैं, जैसे ऑफिशियल सीरीज और ट्रेडिशनल मेथड, मतलब सरकारी श्रृंखला और जो भी परंपरागत रीतियाँ हैं। सरकारी जो श्रृंखला होती है उसमें कृषि उपज की ये काफ़ी पुरानी पद्धति है। इसके अंतर्गत लगभग सभी प्रकार की मुख्य और सहायक फसलों से संबंधित समंक पब्लिश किए जाते हैं। सरकारी श्रृंखला में भी उपज समंक 2 रीतियों के माध्यम से कलेक्ट किए जाते हैं, जिसमें एक होती है ट्रेडिशनल मेथड, दूसरी होती है रैंडम सैम्पलिंग मेथड। तो ट्रेडिशनल मेथड में फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, यील्ड इज इक्वल टू एरिया इंटू नॉर्मल यील्ड इंटू कंडीशन फैक्टर। और जो रैंडम सैम्पलिंग मेथड है इसका प्रयोग 1943 से 44 से किया जा रहा है। इस रीति के अंतर्गत हर तहसील में रैंडम सैम्पलिंग के बेसिस पर कुछ गांव चुन लिए जाते हैं और चुने हुए गाँव में से
कुछ खेत रैंडम सैम्पलिंग द्वारा सेलेक्ट कर लिए जाते हैं और हर खेत में 1/80 एकड़ का टुकड़ा रैंडम सैम्पलिंग के आधार पर छांट लिया जाता है और इस टुकड़े की फसल को इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के अधिकारियों के निरीक्षण में काटकर तौल लिया जाता है और इस तौल के बेसिस पर ही कुल उपज का अनुमान मान लिया जाता है। अब बात करें अन्य कृषि समंग की, तो देखिए अनेक संस्थाओं द्वारा कृषि उत्पादन इंडेक्स तैयार किए जाते हैं। इनमें कृषि मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि संगठन उल्लेखनीय है। कृषि मंत्रालय द्वारा हर वर्ष उपज, क्षेत्रफल और उत्पादकता के संबंध में इंडेक्स तैयार किए जाते हैं। जिस प्रकार हमारी भारतीय कृषि दोषपूर्ण है, ठीक उसी प्रकार भारतीय समंग भी दोषपूर्ण है। इसमें काफ़ी दोष पाए जाते हैं, जैसे व्याप्ति में रिक्तियाँ, परिभाषा, वर्गीकरण और प्रविधि में एकरूपता की कमी, दोषपूर्ण सारणीयन और विधायन, निरीक्षण की कमी, प्रकाशन में विलम्ब। भारतीय कृषि समंकों को व्यापकता की संज्ञा नहीं दे सकते क्योंकि इसमें कमियां पाई जाती हैं। कृषि समंकों में जो प्रयुक्त शब्दावली है, वर्गीकरण के आधार हैं और संकलन प्रवृत्तियों में काफ़ी भिन्नता पाई जाती है। जैसे अलग अलग राज्यों में फसल कटाई रीतियाँ अलग अलग हैं। स्थायी और अस्थायी बंदोबस्त वाले क्षेत्रों में कृषि समंकों के उपलब्ध करने की रीतियाँ में भी काफ़ी डिफरेंट है। विभिन्न राज्यों में प्रयुक्त कृषि अनुसूचियों में काफ़ी अंतर है और सारणीयन रीतियाँ भी काफ़ी त्रुटिपूर्ण हैं। फिर अनेक ऐसे राज्य भी हैं जहाँ पर सभी प्रकार की सूचनाएं इकट्ठी नहीं की जाती, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय स्तर पर समंकों को विश्लेषित नहीं किया जा सकता। उच्च अधिकारी जैसे कानूनगो, तहसीलदार, एडीएम द्वारा जो प्राथमिक एजेंसी के कार्य का निरीक्षण भी नहीं किया जाता, यहाँ तक कि वे संकलित समंकों को बिना जांच पड़ताल के एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो भी समंक हैं वो अविश्वसनीय हो जाते हैं। विभिन्न विभागों द्वारा एकत्रित किए गए कृषि समंकों में सामंजस्य का अभाव है। कुछ क्षेत्रों में कार्य का दोहरापन है जो कुछ आज भी अछूते हैं और दोषपूर्ण आयोजन के फलस्वरूप एक तरफ कार्य के दोहरेपन से समय और धन का अपव्यय होता है और दूसरी तरफ समंकों में सीमित व्याप्ति का दोष उत्पन्न हो गया है। अब बात करते हैं इनके दोषों को दूर करने के क्या क्या सजेशन दिए गए हैं। तो देखिएगा, बाउले, रावट समिति और नाटू समिति के अनुसार कृषि समंकों के दोषों को दूर करने के लिए कुछ सजेशन दिए गए हैं। प्राथमिक प्रतिवेदन अधिकारियों को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, उनको काफ़ी सैलरी दी जाए जिससे जो उनका वर्कलोड हो उसमें कमी आए, और सैंपलिंग के आधार पर सर्वेक्षण का फिर से ऑब्जर्वेशन किया जाए। फसल कटाई रीतियों में एकरूपता लाई जाए और फसल कटाई प्रयोग को विस्तार किया जाए। कृषि से संबंधित सभी विषयों का सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ किया जाए। विशेष रूप से सभी फसलों के समंक कलेक्ट किए जाएं। कृषि समंकर के शीघ्र पब्लिकेशन की व्यवस्था की जाए और अगर उसमें कोई देरी करता है कोई अधिकारी तो उसको पनिश किया जाए। कृषि शब्दावली, वर्गीकरण और प्रविधि में एकरूपता लाई जाए। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल स्टैटिस्टिक्स की। तो देखिए, देश में संचालित औद्योगिक संस्थानों और उनके घटकों के संबंध में संकलित समंक औद्योगिक समंक कहलाते हैं। औद्योगिक समंक किसी भी देश की आर्थिक प्रगति और विकास का दर्पण होते हैं। किसी भी देश में संचालित उद्योगों और उनके घटकों से संबंधित समंक औद्योगिक समंक कहलाते हैं। वर्तमान नियोजन के युग में देश के आर्थिक विकास में औद्योगिक समंकों का महत्वपूर्ण योगदान है। इन समंकों के अभाव में औद्योगिक विकास संबंधी बनाई गई योजनाएं न केवल धराशायी हो जाएंगी बल्कि दिशाहीन हो जाएंगी, जिससे लक्ष्यों को प्राप्त करना असंभव होगा। औद्योगिक समंकों के महत्व को निम्न तथ्यों से और अधिक स्पष्ट कर सकते हैं, जैसे योजनाओं का आधार, नीति निर्धारण में सहायक, संरक्षण नीति में सहायक, मूल्य निर्धारण में सहायक, उद्योगों के संतुलित विकास के लिए, बेरोजगारी निर्धारण में सहायक, तुलना में उपयोगी। औद्योगिक विकास के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा टाइम पर जो योजनाएं बनाई जाती हैं उनका आधार पूर्व में प्राप्त औद्योगिक समंक ही होते हैं। औद्योगिक विकास से संबंधित सरकार जो भी रूल्स बनाती है उनमें ये समंक बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। सरकार कुछ उद्योगों के लिए सब्सिडी और भी उनको छूटें देती है। किस उद्योग को संरक्षण दिया जाए इसका आधार
औद्योगिक समंक ही होते हैं। सरकार जनता को उचित मूल्य पर औद्योगिक उत्पादन उपलब्ध कराने के लिए उनका मूल्य निर्धारित करती है और ये मूल्य निर्धारण समंक की सहायता से ही संभव होता है। सरकार की कोशिश रहती है कि देश के सभी क्षेत्रों का विकास हो ताकि हर क्षेत्र के नागरिक उसका लाभ उठा सकें। इस दृष्टि से संतुलित विकास का आधार औद्योगिक समंक ही होते हैं। देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार ऐसे उद्योग को स्थापित करने में सहायता देती है जिसमें रोजगार के अवसर अधिक हो ताकि बेरोजगारी पर नियंत्रण पाया जा सके। औद्योगिक विकास का आधार उनकी तुल्यता का गुण है। अगर औद्योगिक विकास की देश और विदेश के औद्योगिक विकास से तुलना संभव नहीं है तो विकास की गति रुक जाएगी और ये तुल्यता औद्योगिक समंकों की सहायता से ही संभव है। अब बात करें हम लिमिटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल स्टैटिक्स, तो इसमें कुछ दोष भी हैं, जैसे सूचनाएं अपर्याप्त, विश्वसनीयता का अभाव, तुल्यता का अभाव, प्रकाशन में विलंब, आंकड़ों की शुद्धता की जांच की व्यवस्था नहीं। तो देखिएगा, इन दोषों को दूर करने के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। जो औद्योगिक समंक संकलित किए जाएँ उन्हें जल्दी से जल्दी पब्लिश किए जाए ताकि उनका पूर्ण उपयोग हो सके। समंकों के संकलन क्षेत्र को विस्तृत करते हुए महत्वपूर्ण सूचनाओं का संकलन किया जाना चाहिए। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त समंकों की शुद्धता की जांच के लिए कोई स्थायी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। असंगठित क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों, लघु एवं कुटीर उद्योगों पर ऐसा नियंत्रण स्थापित किया जाना चाहिए ताकि उनसे पर्याप्त सूचनाएं समय पर उपलब्ध हो सकें। देश की सभी औद्योगिक इकाइयों में एक मानक लेखा पद्धति का प्रयोग किया जाना चाहिए। समंकों को तुलना योग्य बनाने के लिए जरूरी है कि संकलन कार्य की परिभाषाओं को सरल बनाया जाए। तो इस डिस्कशन पर के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि अगर औद्योगिक समंकों के संकलन में इन सुझावों को क्रियान्वित किया जाए तो प्राप्त समंक निश्चित ही औद्योगिक विकास में न केवल सहायक होंगे बल्कि औद्योगिक विकास का आधार सिद्ध होंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।